हमारी कहानी शुरू होती है एक सुनसान घर से। ये घर खाली जरूर है, लेकिन इसमें एक रहस्यमयी शक्ति पहले से ही मौजूद है। कैमरे की नज़र से हम इस घर को देखते हैं, मानो कोई अदृश्य एंटिटी हमें सब दिखा रहा हो। धीरे धीरे ये एंटिटी ऊपर की ओर जाती है और एक अलमारी के अंदर समा जाती है। फिर कहानी में एंट्री होती है एक परिवार की, जो इस घर को देखने आता है। इनमें शामिल है रेबेका नाम की एक महिला, उसका पति और उनके 2 बच्चे, बेटा टाइगर और बेटी क्लोई। रेबेका को ये घर पहली ही नज़र में भा जाता है। हालांकि ये उनके बजट से थोड़ा बाहर है, फिर भी वो इसे खरीदने का फैसला कर लेती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये घर टैलिन में उसके बेटे के स्कूल के बेहद करीब है। टाइगर एक पेशेवर तैराक है और रेबेका चाहती है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर खेले और उसकी ट्रेनिंग में कोई बाधा ना आए। लेकिन रेबेका का ये फैसला उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि उनकी बेटी क्लोई इस बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में क्लोई की एक दोस्त की मौत हो गई थी, जिसके सदमे से वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है और ज्यादातर घर में ही रहती है। लेकिन रेबेका को अपनी बेटी क्लोई की परवाह बिल्कुल नहीं है। जब रेबेका और उसका पति घर देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो वो एंटिटी उनकी बातें सुन रही होती है। जैसे ही एंटिटी को पता चलता है कि रेबेका किसी गहरे सदमे से गुजर रही है, वो रेबेका का पीछा करना शुरू कर देती है। और यहीं हमें एक दिलचस्प चीज दिखाई देती है। रेबेका एक पुराने आईने के सामने आती है। घर के मालिक ने उसे बताया था कि यह आईना लगभग 100 साल पुराना है। अब कहानी क्लोई की तरफ मुड़ती है। वो घर देखने के दौरान एक कमरे में जाती है, जहां उसे महसूस होता है कि कोई अलमारी से उसे घूर रहा है। खैर, सीन कट होता है और हम देखते हैं कि घर में पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ काम करने वाले कई मजदूर डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस इमारत में किसी अनजान एंटिटी का वास है। कुछ दिन बीतते हैं और रेबेका का परिवार आखिरकार इस घर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन रेबेका फोन पर किसी से बात कर रही होती है और हमें पता चलता है कि इस घर का बिल चुकाने के लिए रेबेका ने अपनी ही कंपनी में धोखाधड़ी की है। और उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि वो मानती है कि अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी करना जायज है। यहाँ हमें क्लोई दिखाई देती है, जिसके पास कोई नहीं है। वो अकेले में रो रही होती है और रोते रोते सो जाती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उसे महसूस होता है कि वो किसी के करीब है। वो तुरंत बिस्तर से उठती है और अलमारी की तरफ बढ़ने लगती है। वो कहती है, नादिया, क्या ये तुम हो? वो सोचती है कि ये उसकी दोस्त की आत्मा है जो उसके साथ रहने आई है, लेकिन वो एंटिटी कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन दिखाया जाता है कि नादिया, क्लोई की दोस्त की आत्मा, चलते फिरते बिस्तर पर अपनी किताबें फैला देती है। फिर वो उठकर नहाने चली जाती है। पीछे से वो आत्मा उसके कमरे में आती है और क्लोई और उसकी दोस्त नादिया की एक तस्वीर देखती है। इसके बाद वो कमरे में बिखरी हुई सारी चीजें वापस अपनी जगह पर रख देती है। जब क्लोई नहाकर बाहर आती है, तो वो सब देखकर डर से चीख पड़ती है। ये सब कैसे हुआ? फिर उसे एहसास होता है कि ये नादिया ही है जो उसकी मदद कर रही है। अब उसे उस आत्मा से डर नहीं लगता। उसकी चीख सुनकर उसके पापा भी कमरे में आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो क्लोई झूठ बोल देती है कि उसने एक चूहा देखा था। दरअसल वो अपने पापा को ये नहीं बताना चाहती थी कि उसकी दोस्त की आत्मा यहाँ है। अब क्लोई के पापा नीचे जाते हैं और रेबेका से क्लोई की हालत के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्लोई ठीक नहीं है। क्लोई की दोस्त की ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो गई थी और इसी तरह शहर में एक और लड़की का भी मर्डर हुआ है। हमें क्लोई का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रेबेका को अपनी बेटी की जैसे कोई परवाह ही नहीं है। वो अपने पति से कहती है, मुझे लगता है तुम ज्यादा सोच रहे हो। इसी बीच उनका बेटा टाइगर घर आता है। वो अपनी दोस्त रेयान को भी साथ लाया है। वो रेयान को अपने परिवार और क्लोई से मिलवाता है और रेयान को क्लोई पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। लेकिन टाइगर उसे धमकी देता है कि उसकी बहन से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। रात में हम देखते हैं कि रेबेका और उसका पति फिर से क्लोई के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्लोई के पापा सोचते हैं कि क्लोई को थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, लेकिन रेबेका फिर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्लोई को बस समय चाहिए। ये सुनकर उसका पति भी उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मत भूलो कि टाइगर के साथ साथ क्लोई भी तुम्हारी बेटी है। खैर, अगला दिन आता है और जब क्लोई घर पर अकेली होती है, तो रेयान यानी टेलर का दोस्त टेलर से मिलने आता है। क्लोई उसे ड्रिंक ऑफर करती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है, लेकिन रेयान उसके कमरे में जाने से मना कर देता है और उसे बताता है कि टेलर ने उसे उसके कमरे में जाने से मना किया है। लेकिन ये कहने के बाद वो खुद क्लोई के कमरे में आ जाता है। यहाँ दोनों ड्रग्स लेते हैं और क्लोई रेयान से अपना दुख साझा करती है कि अपनी दोस्त की मौत के बाद वो बहुत अकेला महसूस कर रही है। रेयान भी उत्सुक हो जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है और कहता है कि उसने कभी किसी की मौत नहीं देखी। उसे नहीं पता कि जब कोई मर जाता है तो कैसा लगता है। बस उसे बताओ कि जब कोई मर जाता है तो कैसा लगता है। क्लोई को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिससे वो अपना दुख साझा कर सके। वो भी अपना दुख साझा करने लगती है और दुख साझा करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। यहाँ रेयान भी अपना दुख साझा करता है कि उसके घर में उसकी कोई परवाह नहीं करता। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे प्यार नहीं करती थी। वो बहुत टॉक्सिक थी।
इससे पहले कि ये लोग करीब आएं, यहाँ मौजूद एंटिटी को उनका करीब आना पसंद नहीं आता और वो यहाँ अलमारी तोड़ देती है, जिससे ये लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। रेयान को लगा कि अलमारी का पन्ना ढीला होगा, जिसके कारण अलमारी टूटकर गिर गई, लेकिन क्लोई जानती थी कि ये उसकी आत्मा है। जैसे ही वो अलमारी के पास गई, उसने अपने चेहरे पर तेज हवा महसूस की, जिससे वो डर गई और वो समझ गई कि नादिया ही उसे रेयान से दूर रहने के लिए कह रही है। अब चूंकि यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा था, क्लोई ने आखिरकार अपने परिवार को सब कुछ बताने का फैसला किया। वो रात के खाने की मेज पर सभी से पूछती है, क्या आप लोगों ने महसूस किया कि इस घर में कोई और एंटिटी या उपस्थिति है? क्या कभी आपको लगा कि यहाँ कोई और भी रहता है जिसे हम देख नहीं सकते? उसकी बात सुनकर उसका भाई टेलर सोचने लगता है कि वो पागल हो गई है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी दोस्त की मौत का तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, तुम क्या बात कर रही हो? उसकी बात सुनकर क्लोई रोने लगती है और क्लोई के पापा उसे डांटते हैं। टेलर गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है और उसकी माँ भी। उसके बाद अपने पापा के कहने पर टेलर भी क्लोई से माफी मांगना चाहता है, लेकिन क्लोई गुस्से में थी। वो टेलर को डांटती है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। वो फिर से अपने पापा से शिकायत करना चाहता है और पापा उसे समझाते हैं कि क्लोई सदमे में है और तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन टेलर को किसी बात की चिंता नहीं थी। वो अपनी माँ को भी अपनी बुरी हरकतों के बारे में बड़े मजे से बता रहा था कि उसने कैसे एक लड़की के साथ प्रैंक किया और उसकी प्राइवेट तस्वीरें लीक कर दी। उसकी माँ भी यहाँ उसे डांटने के बजाय उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन जो उपस्थिति, जो आत्मा यहाँ थी, उसे ये सब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया और सजा के तौर पर वो टेलर के कमरे में जाती है और सब कुछ तोड़ना शुरू कर देती है। उसके जीतने वाले मेडल, मग, वो सब कुछ गिरा देती है। सबसे पहले क्लोई ये सारी आवाजें सुनकर इस कमरे में आती है और फिर बाकी लोग भी। ये सब देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे। हर कोई डरा हुआ था। वो डर जाते हैं और घर से बाहर निकल आते हैं और क्लोई भी बाहर आ जाती है। क्लोई सभी को बताती है कि ये कोई और नहीं, मेरी दोस्त नादिया है जो यहाँ मेरे साथ रहने आई है। आप लोग उससे डरो मत। लेकिन टेलर और उसकी माँ अब घर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, उन्होंने मान लिया था कि क्लोई सच कह रही थी। इस घर में सचमुच एक एंटिटी थी। अब क्लोई की दूसरी राय को स्वीकार करते हुए ये लोग अंदर नहीं जाने वाले थे, लेकिन यहाँ क्लोई के साथ उसके पापा हैं और क्लोई को सभी को मनाकर घर के अंदर लाया जाता है। घर आने के बाद रेबेका का पति उस महिला को फोन करता है जिससे उसने घर खरीदा था। वो उससे पूछता है कि अगर यहाँ कोई एंटिटी थी तो आपने हमें ये घर क्यों दिया? जिस पर महिला कहती है कि यहाँ पहले कोई एंटिटी नहीं थी और अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ कोई एंटिटी है तो मैं अपनी भाभी को भेजती हूँ। वो एक साइकिक है और लोगों को ऐसी समस्याओं से मुक्त करती है। रेबेका का पति इसके लिए राजी हो जाता है। अगली दोपहर वो साइकिक भी घर आ जाती है। जैसे ही वो घर आती है, उसे अपने चेहरे पर हवा महसूस होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये घर सचमुच हॉन्टेड है और यहाँ किसी एंटिटी की उपस्थिति है। घर आते ही छोटी छोटी बातें नोट करने के बाद वो सभी को बताती है कि यहाँ एक एंटिटी की उपस्थिति है और वो उपस्थिति क्लोई की तरह ही सफरिंग कर रही है। जैसे क्लोई अपनी दोस्त की मौत के बाद स्ट्रेस्ड है, वैसे ही वो एंटिटी भी किसी स्ट्रेस में है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने साइकिक को क्लोई के बारे में कुछ नहीं बताया था। साइकिक ये भी कहती है कि उस उपस्थिति को सिर्फ क्लोई ही महसूस कर सकती है। क्लोई के ट्रॉमा की वजह से क्लोई बहुत सेंसिटिव हो गई है और उसके लिए चौथी डायमेंशन का दरवाजा खुल गया है। उसके दूसरी तरफ से आत्माएं और दूसरी दुनिया की चीजें उसे अपना संदेश दे सकती हैं। वो उसे अपनी उपस्थिति महसूस करा सकती हैं जिसे आम लोग महसूस नहीं कर सकते। वो कहती है कि जब वो ऐसे ही ड्रामा से गुजरी थी तो उसके लिए भी चौथी डायमेंशन का दरवाजा खुल गया था और उसने हमेशा इस दरवाजे को खुला रखने की कोशिश की है ताकि वो इसके जरिए दूसरों की मदद कर सके। अब क्लोई साइकिक से पूछती है, क्या ये मेरी दोस्त नादिया है? जिस पर साइकिक कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है और मैं ये भी नहीं बता सकती क्योंकि इस आत्मा को ये भी नहीं पता कि वो कौन है। वो बस एक गलत डायमेंशन में, एक गलत टाइमलाइन में फंसी हुई है और उसे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। साइकिक कहती है कि चौथी डायमेंशन में समय अजीब तरह से व्यवहार करता है। भूतकाल और भविष्यकाल एक ही समय में घट रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में आत्माएं अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाती हैं और दूसरी टाइमलाइंस में चली जाती हैं। पीछे का बहुत पुराना आईना, साइकिक ने उस आईने को देखा और उसे छुआ। उसने कहा कि पुराने आईने अक्सर हमें आत्माओं से संपर्क कराते हैं। उसने इस आईने पर लिखा और कुछ एंटिटीज से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब तरह से घर में एक नीली रोशनी पैदा हुई और उसे शरीर में एक तेज झटका भी लगा, जिससे वो बीमार पड़ गई और फिर वो यहाँ से चली गई। खैर, अब लंबे समय के बाद हम देखते हैं कि उस उपस्थिति ने इस परिवार को परेशान करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि जब क्लोई रेयान के करीब आने लगी तो उसने क्लोई को नहीं रोका। दरअसल इन सब से बचने के लिए वो खुद कोठरी में जाकर छिप गई। जब क्लोई आजाद होकर नहाने गई तो उस एंटिटी ने देखा कि रेयान उसके जूस में कुछ ड्रग्स मिला रहा था।
क्लोई को ये ड्रग्स पीने से रोकने के लिए वो मेज हिला देता है और जूस गिर जाता है। क्लोई को ज्यादा अजीब नहीं लगा, उसने यहाँ से सब कुछ साफ कर दिया। क्लोई को उस उपस्थिति का एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि क्लोई को उस उपस्थिति का एहसास तभी होता था जब वो बहुत सेंसिटिव और इमोशनल हो जाती थी। लेकिन रेयान से दोस्ती के बाद क्लोई की मानसिक सेहत में काफी सुधार हुआ और इस तरह उसके खुले चौथे डायमेंशन का दरवाजा बंद होने लगा और अब वो ऐसी आत्माओं और एंटिटीज को महसूस नहीं कर पा रही थी। यहाँ क्लोई और रेयान बात करते हैं। क्लोई कहती है कि शुक्रवार को मम्मी और पापा घर पर नहीं होंगे, तुम आना। रेयान भी उससे सहमत होता है, हालांकि उन्हें पता था कि उस दिन टाइगर घर पर होगा। यहाँ उसी दिन दिखाया जाता है कि वो साइकर रेबेका के पति से मिलने आई थी। उसने कहा कि इस घर में जो एंटिटी है वो अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से संबंधित है। वो भविष्य में होने वाली किसी चीज को रोकने आई है जो खिड़की से संबंधित है। लेकिन रेबेका का पति उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था और चूंकि रेबेका ने अब इस साइके को अपने घर आने से मना कर दिया था, इसलिए वो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। रात में दिखाया जाता है कि वो उपस्थिति सफरिंग कर रही थी। उसे क्लोई को कुछ जरूरी बात बतानी है। वो क्लोई से बात करने की कोशिश करती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन दिखाया जाता है कि कोई अदृश्य दीवार उसे ऐसा करने से रोक रही है। क्योंकि क्लोई अपनी मानसिक ट्रॉमा से बाहर आ चुकी थी, इसलिए वो आत्मा न तो उसे अपनी उपस्थिति महसूस करा सकती थी और न ही उससे बात कर सकती थी। खैर, शुक्रवार का दिन भी आ जाता है और रेयान अब टेलर के घर आ चुका था। वो पहले टेलर से मिलता है और फिर तुरंत किचन में चला जाता है। वो 2 गिलास जूस लेता है और दोनों में ड्रग्स मिला देता है, जिसमें से 1 गिलास जूस वो टेलर को दे देता है। जैसे ही वो उसे पीता है, टेलर कुछ ही मिनटों में सो जाता है और फिर वो दूसरा गिलास लेकर क्लोई के कमरे में जाता है। जैसे ही वो कमरे में आता है, इस बार क्लोई को कुछ बुरा महसूस होता है। वो डरकर पूछती है, टेलर कहाँ है? रेयान कहता है, चिंता मत करो, मैंने उसे सुला दिया है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि रेयान ने जरूर टेलर को ड्रग्स दिया होगा। उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो रेयान को तुरंत कमरे से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि आज वो रेयान के पास भी नहीं जाना चाहती थी। रेयान उसे शांत करता है और क्लोई को वो गिलास जूस पिलाने की कोशिश करता है जिसमें उसने पहले से ड्रग्स मिला रखा था। अब वो एंटिटी ये सब देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि क्लोई वो जूस पिए, लेकिन चूंकि वो इंसानों को छू नहीं सकती, इसलिए वो इस बार गिलास भी नहीं गिरा पाई और क्लोई वो जूस पी लेती है। जैसे ही वो ये जूस पीती है, वो बेहोश हो जाती है और फिर हमें रेयान का असली चेहरा दिखाई देता है। वो एक मोटी चमड़ी वाला आदमी था जिसे लड़कियों को मारने में मजा आता था। उसने इस बार एक क्लिंग ट्रैप लिया और उसे क्लोई के मुंह पर रख दिया और धीरे धीरे वो उसका दम घूंटने लगा। हर बार जब वो मरने वाली होती तो वो इस क्लिंग ट्रैप को हटा देता, क्योंकि उसे एक लड़की को सफरिंग करते हुए देखने में मजा आता था। यहाँ ये खुलासा होता है कि क्लोई की दोस्त और एक और लड़की का भी मर्डर रेयान ने ही किया था। वो एक साइको आदमी था। वो बार बार क्लोई का क्लिंग ट्रैप से दम घोंट रहा था ताकि किसी को पता न चले कि क्लोई का मर्डर हुआ है। सभी को लगे कि क्लोई की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो ये लड़का एक सीरियल किलर था, जिसकी वजह से वो एंटिटी क्लोई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी बैरियर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। अब वो एंटिटी क्लोई को बचाने के लिए टेलर को उठाने का फैसला करती है, लेकिन वो टेलर को भी छू नहीं पा रही थी। वो यहाँ चीजें गिराकर भी टेलर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रग्स के असर से टेलर बेहोश था। वो कैसे उठता? वो टेलर के कान में जोर से चीखती है और टेलर डरकर उठ जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे तुरंत याद आता है कि रेयान उसके घर आया था और इस बार वो उसके पास नहीं था। उसने जरूर उसकी बहन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया होगा। ये सोचकर वो ऊपर की ओर भागता है, जहां वो देखता है कि रेयान उसकी बहन को मारने वाला है। भागते हुए वो रेयान को पकड़ लेता है और खिड़की से नीचे धकेल देता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है, दोनों की मौत हो जाती है। इस सीन के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब ये परिवार घर छोड़ रहा है, क्योंकि इस घर ने उनके बेटे की जान ले ली थी। उनके बेटे की मौत का सबसे ज्यादा दुख रेबेका को था, क्योंकि उसने ये घर अपने बेटे के लिए ही लिया था और वो उससे बहुत प्यार करती थी। उसके बेटे की मौत ने उसे तोड़ दिया था और जब वो मानसिक रूप से कमजोर हो गई तो अब उसका कनेक्शन उस एंटिटी से बनने लगा। उसने पहली बार अपने घर में उस एंटिटी को महसूस किया और वो उस 100 साल पुराने आईने के पास गई, जहाँ आखिरकार उसने उस एंटिटी को देखा और उसे पता चला कि वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। ये उसके बेटे की आत्मा थी, जो दरअसल अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए अतीत में आई थी, क्लोई को बचाने के लिए। ये जानकर रेबेका चीखने और रोने लगती है और वो अपने पति और क्लोई को बताती है कि वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था। ये टेलर था जो तुम्हें बचाने यहाँ आया था। अब जैसे ही ये पता चलता है, पीछे से वो भी रोने लगते हैं, लेकिन एंटिटी को दिखाया जाता है कि वो घर से बाहर निकल आई है और बाहर आकर वो ऊपर की ओर चली जाती है। जैसे ही आत्मा का मकसद पूरा होता है, उसे आज़ादी मिल जाती है और जैसे ही वो आसमान की ओर जाती है, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक रहस्यमयी और भावुक कर देने वाली कहानी। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।